एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी आंगन में। नमस्कार दोस्तों, तो अलंकारों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए देखते हैं आज कौन सा अलंकार है। आज हम पढ़ रहे हैं व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार में क्या होता है, उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है। तो उपमेय जो होगा, जो हमारे पास होता है, जो प्रस्तुत होता है, उसको उपमान, जबकि आपने उपमा में क्या पढ़ा था, उपमान श्रेष्ठ होता है, इसीलिए तो उपमा करते हैं ना। लेकिन यहाँ व्यतिरेक में जो उपमा है, मान लीजिए आप ये कहना चाहते हैं कि हमारा एक नायक है और उसका मुख बहुत ज़्यादा सुंदर है, या कोई खिलौना है वो बहुत खूबसूरत है और उस खिलौने की तुलना आप बहुत सुंदर चीज़ से करना चाहते हो, तो वही उपमा और उपमान हो गया। मैं पहली वीडियो में आपको उपमा और उपमान में अंतर बता चुकी हूँ, आप वहाँ पर जाकर भी सीख सकते हैं। तो उपमेय वो होता है जो हमारे बिल्कुल पास होता है, यानी हम मान लीजिए कि हम उपमेय हैं और हमारी तुलना किसी अच्छी चीज़ से करना चाहते हैं, तो वो उपमान हो जाएगा। तो जब उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बता दिया जाए कि सीता का जो मुख है वो चांद से ज़्यादा सुंदर है, लेकिन कारण भी बताना है कि क्यों सुंदर है, तब व्यतिरेक होगा। यहाँ पे कारण भी बताना जरूरी है, तब व्यतिरेक होगा। उपमेय का उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए और कारण भी दिया जाए, तब वहां पर व्यतिरेक अलंकार होगा। जैसे स्वर्ग की तुलना उचित है यहाँ, ये उदाहरण है पंक्ति आपकी कि स्वर्ग की तुलना उचित है यहाँ, किंतु सुर सरित कहाँ, सरयू कहाँ। कहने का अर्थ यह है कि आप स्वर्ग की तुलना कर सकते हैं धरती से, लेकिन गंगा, सुरसरित कौन है, गंगा, गंगा नदी कहाँ और सरयू कहाँ। यहाँ पे क्या किया गया है, सरयू नदी को गंगा से भी बड़ा बता दिया गया है। कहा है वह मरों को मात्र पार उतारती, तो गंगा क्या करती है, मरों को, यानी हम जब गंगा में स्नान करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसी को कहा गया है कि यह मरों को मात्र पार उतारती, किंतु यह यहीं से जीवितों को तारती। और सरयू क्या करती है, सरयू यहीं से जीवितों को तारती है। तो देखिए पहली पंक्तियों में तो उपमेय को उपमान से बड़ा बताया है और दूसरी पंक्तियों में उसका कारण दिया है, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होगा। और बहुत अच्छे से हमें इसको समझना है कि इसमें अंतर क्या है। उपमेय प्रतीप, उपमेय में क्या होता है, उपमा करते हैं उपमान की, जो उपमेय है चंद्रमा है उपमान और चेहरा है उपमेय, वहां पर समानता हो गई। प्रतीप में उसको उल्टा कर देते हैं कि चंद्रमा को चेहरे से छोटा कर दिया, ठीक है। और व्यतिरेक में क्या कारण रहा वो भी बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। उल्लेख अलंकार, उल्लेख अलंकार में क्या होगा, जिस प्रकार से इसका नाम है उल्लेख, इसका अर्थ होगा उत धन लेख, यानी कि एक वस्तु का कई प्रकार से वर्णन किया जाना। जैसे परिभाषा में हम देख लेते हैं, जहां एक ही वस्तु अनेक रूपों में देखी जाए या वर्णित किया जाए, वहां पर उल्लेख अलंकार होता है। और ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला, एक वस्तु का एक व्यक्ति द्वारा अनेक रूप से वर्णन, और दूसरे में आपका होगा एक वस्तु का अनेक व्यक्तियों द्वारा। वहां देखिए एक व्यक्ति द्वारा था, यहां अनेक व्यक्तियों द्वारा अनेक प्रकार से वर्णन, ये होगा इसका दूसरा भेद। तो कुल मिलाकर हमें यहाँ पर इतना समझना है कि जो उल्लेख अलंकार होता है, इसमें हम एक वस्तु है तो अगर उसकी तुलना करना चाहें तो कई चीज़ से बताएंगे। जैसे कोई कोमल चीज़ है तो हम उसे कहेंगे गुलाब की कोमल की पंखुड़ियों, गुलाब की कमल की कोमल पंखुड़ियों के समान। इस तरह हमने कई चीज़ों से उसका वर्णन कर दिया।
तो वहां पर उल्लेख अलंकार होगा। बस इतना जान लेना काफी है। तो चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, घन घोष समझ मयूर लगे कूकन, समझई गजेंद्र ने दहाड़ मृगराज की, गंगाधर चौके जय घोष को समझ के, गंगा आ रही है ब्रह्मलोक से उतरती। तो देखिए यहाँ पर गंगा जब ब्रह्मलोक से उतरकर आ रही है उसका बखान किया गया है कई तरीके से, कि गंगाधर ने चौंक गए थे जय घोष समझकर, और सबने क्या समझा, गजेंद्र ने समझा क्या है, मृगराज की दहाड़ है, यानी शेर दहाड़ रहा है, घनघोर बादल गरज रहे हैं, यानी कई तरीके से इसका जो है उपमा यहाँ पर दी गई है कि गंगा के आने पर इस तरीके से एक मंजर बन रहा है। चलिए संदेह अलंकार की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि जब किसी पंक्ति में संदेह उत्पन्न हो रहा हो तब वहां संदेह अलंकार होगा। जैसे नारी विच साड़ी है कि साड़ी विच नारी है। ठीक है, साड़ी विच नारी विच साड़ी है कि साड़ी विच नारी है, यानी कि यहाँ पर संदेह उत्पन्न हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है। दूसरा यहाँ पर मैं आपको एक और भ्रांतिमान अलंकार बताना चाहूँगी। भ्रांतिमान अलंकार में क्या है, इसी के साथ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि दोनों थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं। जब काव्य की पंक्ति में संदेह की भ्रांति हो जाए, ठीक है, भ्रांति हो जाए, तब वहां भ्रांतिमान अलंकार होगा। कैसे पहचानेंगे कि पाए महावर देन को जब नाइन बैठी आए, पाए महावर देन को जब नाइन बैठी आए, पुनि पुनि जान महावरी एढ़ी मीढ़त जाए। तो देखिए ये वाला उदाहरण मैंने इसलिए लिया है, अब मैं थोड़ा सा बताऊं कि भ्रांतिमान अलंकार जो है, जैसा कि इसके शब्द से ही प्रतीत हो रहा है, जब काव्य की पंक्ति में संदेह कैसा होगा, सादृश्यता का संदेह होगा, यानी चीजें इतनी ज्यादा सिमिलर हो जाएंगी, इतनी ज्यादा एक जैसी हो जाएंगी कि उनको पहचानना संभव नहीं होगा। संदेह अलंकार में क्या है, साड़ी और नारी दोनों चीजें दिख रही हैं, संदेह हो रहा है, बस दोनों चीजें वहां पर विद्यमान है। लेकिन यहाँ पर भ्रांतिमान में क्या होगा, इतनी ज्यादा भ्रांति होगी, शंका होगी, वो हो जाएगी। यहाँ पर अभी हुई नहीं है, यहाँ पर संदेह है। एक जो दो चीजें हैं, या तो ये दोनों यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, दो चीजें खत्म होके एक हो जाती है, यानी भ्रांति उत्पन्न हो जाती है कि ऐसा ही है, जिससे आप सीधे शब्दों में कहें तो गलतफहमी। ठीक है, जब गलतफहमी हो जाती है, बात का यकीन कर लेते हैं कि नहीं उसने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था, है ना, तो वो हो जाती है। एक होता है कि शायद उसने कहा था वो सही था या गलत था, तो ये दोनों में अंतर है। यहाँ पर शायद वाली स्थिति होती है,
यहाँ पर शायद वाली स्थिति नहीं होती है, यहाँ पूर्ण भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। तो ये वाला मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अधिकतर ये बनता है एग्जाम में, बहुत बार बनता है और इसका अर्थ जो है समझ में कम आता है। तो मुझे ये जो थोड़ा सा ठीक लगा कि पाए महावर देन को जब नाइन बैठी आए। गांव में ऐसा होता है कि जो नायिका होती हैं, जो दुल्हन होती हैं या रानियां होती हैं, उनको पैरों में जो आलता लगाया जाता है वो लगाने के लिए नाइन आती है, ठीक है। तो राधा के पैरों को लगाने के लिए नाइन आई है, आलता लगाने के लिए। तो राधा के जो पैर हैं वो इतने ज़्यादा गुलाबी हैं, इतने ज़्यादा गुलाबी हैं कि पुनि पुनि जान महावरी, जब नाइन उनके पैरों पर ऐसे आलता लगा रही होती है तो वो समझ ही नहीं पाती कि आलता कहाँ तक लग गया कहाँ तक नहीं, क्योंकि आलता भी गुलाबी है और पाँव भी गुलाबी हैं। दोनों में इतनी ज़्यादा भ्रांति हो गई है, इतने ज़्यादा सुंदर पाँव बता दिए कि आलता की तरह ही पैर हैं। समझ नहीं पा रही है नाइन कि आलता है कि पैर है, वहाँ भ्रांति उत्पन्न हो गई है। पाँव जो है इतने ज़्यादा गुलाबी हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अलंकार बहुत अच्छे से समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले अलंकार की तरफ। ये उदाहरण अलंकार देख लेते हैं। उदाहरण अलंकार में जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, जहाँ पर पंक्ति में देखिए, जब काव्य की पंक्ति में किसी सामान्य बात का उदाहरण देते हुए उसकी पुष्टि की जाए, तब वहाँ पर क्या होगा, उदाहरण अलंकार होगा। जैसे हम बोलते हैं ना, आपको ही कुछ हम समझा रहे होते हैं, फिर उस बात की पुष्टि करने के लिए हम उसका एक उदाहरण देते हैं, तो नाम से ही प्रतीत है। दूसरा, यहाँ पर कुछ शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे ये शब्द है, ये उपमा में भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक दूसरी पंक्ति उदाहरण के रूप में दी जाती है। शब्द यहाँ पर आपको मिलेंगे। उदाहरण देखिए, बूंद आघात सहे गिरी कैसे, खलके वचन संत सहे जैसे। बूंद आघात सहे गिरी कैसे, खल के वचन संत सहे जैसे। तो जैसे मतलब यहाँ पर आपको पंक्ति से ही प्रतीत हो रहा होगा कि कैसे सह सकता है कोई आघात जो है, तो कैसे, जैसे खल के यानी दुष्ट के वचनों को संत सहता है। तो उदाहरण देकर इस पंक्ति की पुष्टि की गई है, यहाँ पर उदाहरण अलंकार होगा। और ये प्रश्नों में मैं जो उदाहरण ले रही हूँ, ये सभी आपके प्रश्नों में बने हुए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला उदाहरण हम देखते हैं, दृष्टांत उदाहरण। जब किसी बात को कहते हैं, और देखिए दृष्टांत का अर्थ ही है दृश्य जैसा, यानी दृष्टांत प्रतिबिंब देना, बिंब देना, या उसका कुछ ऐसा उदाहरण जैसा ही है, पर दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जब किसी बात को कहकर उससे मिलती जुलती बात कहकर दृष्टांत दिया जाए, तब वहाँ दृष्टांत उदाहरण होता है। यहाँ अधिकतर आपको मिलेंगे बिंब, प्रतिबिंब, जो इनके द्वारा एक उदाहरण जैसा ही दिया जाता है, लेकिन वो उसमें कोई शब्द नहीं होता, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है जैसे, और पूरी पंक्ति को उदाहरण के रूप में दे रखा है, लेकिन यहाँ उदाहरण नहीं होता। तो चलिए उदाहरण देख लेते हैं दृष्टांत का। रहीमन असवन नयन ढरी, जिय दुख प्रगट करे ही, जय ही निकारे गहते कस ना भेद
कहीं देहि। तो इस पंक्तियों में क्या हुआ है, दोनों में जो है एक प्रतिबिंब दे करके इसकी समानता की गई है पंक्ति की, लेकिन यहाँ पर उदाहरण नहीं दिया गया है। दोनों में यही अंतर है, क्योंकि यहाँ पर आपको जैसे शब्द मिला है और इस पंक्ति ने इसकी पुष्टि की है, लेकिन यहाँ दोनों पंक्ति एक दूसरे में समानता प्रकट करती हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में और भी अलंकारों को लेकर आएंगे और सभी अलंकार लगभग हम समाप्त करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो बने रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सहयोग करें।